वेलकम मैट्रिक्स डिजिटल। मैट्रिक्स डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका जनरल साइंस का फैकल्टी राज कौशल। आपको जनरल साइंस पढ़ाने वाला हूं। जनरल साइंस का एक जो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको पूछता है, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत सारे यहाँ पे थ्योरी है, बहुत सारे यहाँ पे रूल है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, सब चीज यहाँ पे एक एक चीज डिटेल्स में पढ़ेंगे। और एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा गया है रिपीटेड वो भी मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है नहीं घूमता है, पाउली एक्सक्लूजन क्या है, हिंड एक्सक्लूजन क्या है, हिंड रूल क्या है, तो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। रदरफोर्ड, नील बोर्स, जितने भी साइंटिस्ट हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हैं। तो हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, एक दो ऐसे ऐसे पूछता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमारे इस पार्ट में क्या रहने वाला है। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कोई भी एटम किसी ना किसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा। कोई भी एटम हो, चाहे वो मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम हो या वो ऑक्सीजन का एटम हो, वो किसी न किसी फॉर्म में होगा, किसी न किसी स्ट्रक्चर पर होगा। तो उसी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। The word atom has been derived from the Greek word atomio, which means uncuttable or non-divisible। ऐसा बताया गया कि जो एटम होता है उसको ना ही तो हम डिवाइड कर सकते हैं और ना ही हम कट कर सकते हैं। हालांकि बाद में ये थ्योरी जो है हमारा फ्लॉप हो गया, बाद में ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि एटम को हम ना डिवाइड कर सकते हैं ना एटम को हम, और एटम जो है आपका और किसी छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं है। ये बाद में थ्योरी फ्लॉप हुआ। लेकिन अभी हम जब पढ़ रहे हैं इनिशियल पीरियड में, तो इनिशियल पीरियड में क्या हुआ कि उस टाइम पर ये बताया गया, ये साइंटिस्ट ने ये बताया कि एटम इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल एटम क्या है? इनडिविजिबल है। तो जो वर्ड एटम है वो डिराइव हुआ ग्रीक वर्ड से एटोमियो, विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। दूसरा चीज, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का ये क्या है? एक बेसिक यूनिट है। जैसे हर आपका सेल किससे मिलके बना हुआ है? टिश्यू से मिलके बना हुआ है। तो टिश्यू क्या है आपका? बेसिक यूनिट। उसी तरह आपका जो एलिमेंट का बेसिक यूनिट है, हमारा बॉडी पार्टिकल भी एक एक एटम से मिलके बना हुआ है। तो हर एक एलिमेंट का, चाहे वो सोडियम हो चाहे वो मैग्नीशियम हो, हर एक एलिमेंट किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। तीसरा जो है, it is a form of matter which cannot be further broken down using any chemical changes। it is a form of matter। एटम जो है मैटर का एक ऐसा फॉर्म है जिसको हम और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते यूजिंग एनी केमिकल चेंजेस। हम किसी केमिकल चेंजेस की हेल्प से एटम जो एक तरह का मैटर है उसको हम किसी और फर्दर में ब्रेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है देखिए, nucleus is the very dense region consisting of proton and neutron at the center of an atom। मतलब कि सपोज कोई एटम है, एटम के जो सबसे डेंस होता है जिसको हम बोलते हैं नाभिक हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। वो हमेशा सेंटर में मौजूद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेंटर में पाया जाता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं। यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि न्यूक्लियस इज अ वेरी डेंस रीजन, बहुत ही डेंस होता है। इस न्यूक्लियस का जो बोल सकते हैं मास ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इस एटम के चारों तरफ क्या करता है? घूमता है। ठीक है।
तीसरा, एटम इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि पहले ऐसा बताया गया कि जो एटम है उसको इंडिविजुअल है, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते। बाद में ये थ्योरी बाद में फ्लॉप हुआ एक्चुअली में, क्योंकि फिर बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि एटम को भी डिवाइड किया गया है, एटम को भी सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब इसमें आपका आता है पॉजिट्रॉन, पाई मेसॉन, वो सब चीजें बस आप जानिए कि पाई मेसॉन, पॉजिट्रॉन, और यहां से जो क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया, ई गोल्ड स्टीन, ई गोल्ड स्टीन। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, चैडविक। किसने किया, चैडविक। प्रोटॉन, प्रोटॉन का नाम तो दिया ई गोल्ड स्टीन, प्रोटॉन का डिस्कवरी तो किया ई गोल्ड स्टीन ने, लेकिन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड। किसने दिया, रदरफोर्ड। ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नो चार्ज। क्या होता है, नो चार्ज। समझ में आया इतना। इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना चार्जेस होता है, पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कितना होता है, नो चार्जेस। न्यूट्रॉन पर क्या होता है, नो चार्जेस, नो चार्ज। समझ में आया। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में ड्रा हुआ है, ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। इस पूरे चीज को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका पूरा किसका स्ट्रक्चर है, एक एटम का। एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं। तो ऐसा बताया गया कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। शुरू शुरू में ऐसा बताया गया कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, बाद में ये थ्योरी फ्लॉप हुआ और साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि एटम को भी डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। या एटम्स के भी और छोटे टुकड़े हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन कहते हैं। समझ में आया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पूरा चार्ट प्रिपेयर्ड है, आपके कन्वीनियंस के लिए चार्ट बना के लेके आया हूं। यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड बाई, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, क्या सिंबल होता है, पोजीशन क्या है या लोकेशन क्या है, चार्ज कितना होता है और मास कितना है। 200% चांसेस है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैंने पहले ही बता दिया है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे जे थॉमसन ने 1897 में। प्रोटॉन का किसने किया, देखिए यहाँ 2 चीज आता है, प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया और प्रोटॉन का नेमिंग किसने दिया। अगर डिस्कवरी की बात करेगा तो ई गोल्ड स्टीन, ई गोल्ड स्टीन। नेमिंग दिया रदरफोर्ड 1920। इलेक्ट्रॉन को ई से इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉन को पी से। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है उन्होंने किया किसने, चैडविक। क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों पर क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1932 में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन को एन। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होता है। प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, और ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है। समझ में आया। चार्जेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है।
और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। मास की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। कितना होता है? किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का अगर हम मास की बात करें तो 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन पर भी आपका क्या होता है मास? 1.67 इंटू 10⁻17 किलोग्राम उसका मास होता है। तो मास से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चार्ज है। देखिए यहाँ तीनों लोग का फोटो बना हुआ है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक। ये तीनों साइंटिस्ट अपने आप में बहुत ब्रिलियंट थे। तीनों ने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी किया। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे हुआ? हमने बताया था कि कैथोड ट्यूब में इलेक्ट्रॉन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हमने बताया था कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। कैथोड ट्यूब लिया था, कैथोड लिया था, कलेक्टर, इमिटर, और इमिटर पर उन्होंने डाला इलेक्ट्रॉन। वो सब चीजें आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया? न्यूट्रॉन का डिस्कवरी क्या कौन किया? चार्जेस क्या है, पोजीशन क्या है। और देखिए एक चीज आपको यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ कि कोई भी एटम का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या देखिए इधर एटम, किसी भी एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। पहला, ये पहला हो गया आपका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा और एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। दूसरा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों है, दोनों पर क्वेश्चन आया हुआ है। कोई भी एलिमेंट है अगर उसका एटॉमिक नंबर 7 है, कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन होंगे? 7 प्रोटॉन। और जब कभी भी आपको मास नंबर की बात करें तो मास नंबर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर, 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना हो जाएगा? अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो मास नंबर 14 हो जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो मास नंबर कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? 9 होगा। इसीलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और दूसरा, मास नंबर जो होगा वो क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होगा, है ना। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखते हैं। इट डिस्क्राइब द एटम एज अ टाइनी dense positively charged core called a nucleus in which nearly all the mass is concentrated, around which the light negative constitute called electron circulate at some distance, much like planet revolving around the sun. रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में उन्होंने कहा कि एटम बहुत ही छोटा है। एटम क्या है? बहुत ही छोटा है, बहुत डेंस होता है, जिसमें उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज, जैसे उन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो क्या होता है? बहुत छोटा है। एटम क्या है? बहुत छोटा है, डेंस होता है। हर एटम एक छोटा है, छोटा मतलब टाइनी होता है, डेंस होता है, पॉजिटिवली चार्ज कोर होते हैं उसमें। उस कोर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। जिसमें इन विच नियरली ऑल द मास इज कंसंट्रेटेड, और ऐसा माना जाता है कि पूरा एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस पर ही क्या होता है? आपका
कंसंट्रेटेड होता है। क्या क्या होता है? न्यूक्लियस पर कंसंट्रेटेड होता है। अराउंड विच द लाइट नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूट का इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको डायग्राम के बेसिस पे समझा रहा हूँ। जैसा कि अर्थ जो है आपका सन के चारों तरफ घूमता है, जैसा अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। कुछ डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। जैसे कि प्लैनेट आपका रिवॉल्व करता है सन की तरफ, अर्थ रिवॉल्व करता है आपका सन की तरफ। यही रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बताता है। ठीक, अब यहां पे देखिए लिखा है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया जरा देखिए। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल लिया और उस पर अल्फा पार्टिकल पर आपको मालूम है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया। क्या लिया? गोल्ड फॉयल। इस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया तो देखा कि जो रेस जाती है अल्फा रेस से, अगर वो सेंटर से जाती है तो वो क्या हो जा रही है? बैक हो जा रही है। और जो इधर जा रहा है, अलग अलग पोजीशन पे जा रहा है, वो क्या हो जा रहा है? डायरेक्ट उस साइड चला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर जो क्या कर रहा है? उसको रिपेल कर रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो आपका न्यूक्लियस, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दिस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व द फायरिंग ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल थ्रू माइन्यूट थिन गोल्ड फॉयल। उन्होंने गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया एंड डिटेक्टिंग देम यूजिंग स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड पे उन्होंने स्क्रीन मतलब जिंक सल्फाइड की मदद से उसको डिटेक्टर बोल सकते हैं कि डिटेक्ट किया। और उन्होंने ये पाया, ही फाउंड दैट although the vast majority of particle passed straight, जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो जो स्ट्रेट जा रहा है वो तो चला जा रहा है, लेकिन जो मिडिल में है वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। while approximately 1 in 8,000 were deflected, leading him to his theory that most of the atom was made up of empty space। देखिए जो अल्फा पार्टिकल बीच को छोड़ के किनारे किनारे से जो जा रहे हैं वो फुल्ली क्या हो जा रहे हैं? उस गोल्ड फॉयल को पार कर जा रहे हैं। तो इसीलिए मतलब रदरफोर्ड ने बताया कि एटम जो होता है केवल बीच में ही डेंस है, बाकी चारों तरफ एम्प्टी स्पेस है। क्या है? एम्प्टी स्पेस है। इसीलिए रदरफोर्ड के जो मॉडल को दूसरा नाम भी दिया गया। जैसे कि आपका जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में क्या होता है कि आपका पूरा पोर्शन रेड है और बीच में जो इसका सीड्स है वो ब्लैक ब्लैक है। इसीलिए कहा गया कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसको बोला गया, क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड का मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है? तो प्लम पुडिंग मॉडल। रदरफोर्ड कहा कि जिस तरह वाटरमेलन में आपका रेड पार्ट होता है, रेड पार्ट यहाँ पे क्या है? स्पेस है। और जैसे आपका वाटरमेलन में जो आपका सीड है ब्लैक कलर का, तो रदरफोर्ड ने कहा कि जैसा ब्लैक उसमें सीड होता है ऐसा ही एटम में आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसका कंपैरिजन किससे किया रदरफोर्ड ने? वाटरमेलन से किया। इसलिए रदरफोर्ड के जो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियस वाला आपका उसका जो प्रैक्टिकल है, जो मॉडल है, उसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। प्लम पुडिंग मॉडल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि प्लम पुडिंग मॉडल किसको कहा गया? तो रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को कहा गया। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, सब चीजें है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। एटॉमिक एंड केमिकल सिंबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझिए, देखिए हमने बता दिया
कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा किसमें, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से इंडिकेट करते हैं, मास नंबर को हम ए से इंडिकेट करते हैं, और मास नंबर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। मास नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना। और तीसरा जो हमने बताया कि जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो तीन चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, दूसरा मास दूसरा जो होगा मास नंबर जो होगा वो एटॉमिक नंबर का 2 टाइम होगा, और तीसरा जो होगा मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। अब देखिए एटॉमिक और केमिकल सिंबल, द नेम ऑफ द एलिमेंट हैव बीन चूजन फॉर वैरायटी ऑफ रीजन ओवर द कोर्स ऑफ ह्यूमन एंड केमिकल हिस्ट्री। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक केमिकल सिंबल एक्स। हर एक एलिमेंट का अपना सिंबल होता है, सिंबल नहीं होगा तो हम किसी भी एलिमेंट को पहचान नहीं पाएंगे, कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे। तो एक सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का, सपोज मान लीजिए किसी एलिमेंट का सिंबल एक्स। द एटॉमिक सिंबल is used to identify the element to which an atom belongs and the number of electrons, protons and neutrons it contains. As noted above, every neutral atom of an element has the same number of electron and proton. कोई भी एलिमेंट कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो सेम होता है, इसीलिए कहा जाता है जो एटम होता है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक, एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब देखिए नोटेशन, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, देखिए हमने यहां पे लिख दिया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और मास नंबर कितना होता है 16। अगर हम इसको कंपैरिजन कराएं इससे, तो देखिए हमेशा जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो एटॉमिक नंबर शो करेगा। क्या शो करेगा, एटॉमिक नंबर शो करेगा। किसी भी एलिमेंट का जो लिखने का तरीका है, जो अरेंजमेंट है, वो कैसा है, कोई भी सिंबल हम लिखेंगे एलिमेंट का सिंबल, अगर हम उसको नीचे उसका नीचे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर इधर आपका लेफ्ट साइड में, और ऊपर लेफ्ट साइड में लिखेंगे क्या, मास नंबर। क्या लिखेंगे, मास नंबर। तो ऑक्सीजन का मास नंबर 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अगर हम वही चीज फिर लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, देखिए नाइट्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो हम 7 कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, वो भी लेफ्ट साइड में। और उसका मास नंबर 14 होता है, उसको कहाँ लिखेंगे हम, इधर लेफ्ट साइड में ऊपर। तो ये किसी भी एलिमेंट का लिखने का नोटेशन है, एटॉमिक सिंबल को लिखने का नोटेशन है। देखिए जैसे यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि मान लीजिए सोडियम है और सोडियम प्लस आया है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। प्रोटॉन कितने होंगे, 11। लेकिन सोडियम प्लस आयन है, एक सोडियम प्लस क्या एक आयन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। लेकिन प्रोटॉन कितने होंगे, जब प्लस होगा तो एक हम घटा देंगे, तो प्रोटॉन कितना होगा, 10। दूसरा चीज देखिए, जैसे कि हमने बोला यहाँ पे Mg और Mg2+ दोनों में प्रोटॉन कितने होंगे, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो प्रोटॉन नंबर कितना होगा, 12। और Mg2+ में आपका प्रोटॉन नंबर कितना होगा, Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो प्रोटॉन भी 12, लेकिन यहाँ 2+ है, इसलिए हम 12 में से 2 घटा देंगे, 10। तो Mg में प्रोटॉन है 12 और Mg2+ में प्रोटॉन है 10। तो ये चीज समझिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोमर क्या होते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर। देखिए आइसोटोप क्या होते हैं, जो भी एलिमेंट द एटम
हैविंग, ये देखिए तीनों से क्वेश्चन, तीनों क्या चारों से क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है। समझ में आया? तो हम किसी भी पार्ट को छोड़ेंगे नहीं। एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम बोलेंगे आइसोटोप। तो हाइड्रोजन के जैसे 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के क्या होते हैं 3 आइसोटोप, 1H1, 1S2, 1S3। और नाम से पूछता है प्रोटियम, 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। तो 1S3 दिस इज द रेडियो एक्टिव। क्वेश्चन येता है कि रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा एलिमेंट आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है, तो क्या होगा 1S3, 1S3। तो आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, वो क्या होगा आइसोटोप। आइसोबार क्या होगा, सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर या डिफरेंट प्रोटॉन नंबर, डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। तो कोई डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि आइसोबार क्या होते हैं, जिसमें एटॉमिक मास सेम हो, जिसमें एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, लेकिन मास, एटॉमिक मास सेम हो लेकिन उसमें एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे आर्गन, आर्गन के 2 आइसोबार होते हैं, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, मास नंबर क्या होता है 40। तो आर्गन के 2 आइसोटोप, आर्गन और आर्गन के 3 आइसोटोप, देखो आर्गन के 3 आइसोटोप, यहाँ मास नंबर 40 है, यहाँ भी मास नंबर 40 है, यहाँ पे भी मास नंबर 40 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 18, 19 और ये देखिए कार्बन 2। समझ में आया? आइसोटोन क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मास नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर बट सेम न्यूट्रॉन नंबर, जिसमें न्यूट्रॉन नंबर क्या हो, सेम हो। ऐसे एटम, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, जिसका मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम न्यूट्रॉन नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आइसोटोप, आइसोबार तो बहुत बार पूछा गया, लेकिन एक बार एसएससी सीपीओ में आइसोटोन पूछ लिया। आइसोटोन क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास बट न्यूट्रॉन नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो, मास नंबर भी डिफरेंट हो, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर क्या हो, सेम हो। जैसे देखिए हीलियम 1s3, अब आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं, द एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बट देयर स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। उनका फार्मूला भी सेम होगा लेकिन उनका अरेंजमेंट, उनके एटम्स के बीच में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा, उसी को हम बोलते हैं आइसोमर। और आइसोमर के केमिकल कंपोजिशन भी अलग हो जाते हैं। तो एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास बट देयर स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। जैसे कि एल्कीन, देखिए एल्कीन, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एक चीज और याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है और डबल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो एल्कीन देखिए ये क्या है, एल्कीन है, प्रोपीन, इस एल्कीन का क्या नाम है, प्रोपीन। और ये क्या है, प्रोपाइन है। बस स्ट्रक्चर सेम कर दिया है। कार्बन देखिए यहाँ पे भी कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है, 1 2 3, C3, यहाँ पे भी कार्बन के 3 मॉलिक्यूल और यहाँ पे भी कार्बन के कितने मॉलिक्यूल, 1 2 3। बस स्ट्रक्चर सेम कर दिया है, इसी वजह से ये एल्कीन से एल्काइन बन गया है। तो आइसोमर क्या होता है, एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास, एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास, जिसके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम होते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, आइसोमर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा दिखाया गया है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, 1H1, 1S2, 1S3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, आर्गन के 3 आर्गन, और आपका हो जाएगा
पोटेशियम और कैल्शियम, देखिए यहाँ सी लिखा है, गलत लिखा है, ये सी नहीं होगा, यहाँ सी ए होगा, कैल्शियम है ना, गलती, सी मतलब होता है कार्बन, कैल्शियम यहाँ सी ए। तो आर्गन और पोटेशियम के, कैल्शियम सी, तीनों का जो मास नंबर है वो 40 ही है, लेकिन आर्गन का 18, इसका पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का कितना होगा 20। यहाँ पे देखिए थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, इसको सही कर लीजिएगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, तो मास नंबर 40। आर्गन के 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, और आपका आइसोटोन 1s3। यहाँ देखिए अब यहाँ पे हीलियम 1, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम 1s3 और हीलियम से कंपेरिजन किया गया है, तो दोनों में न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखिए बहुत है 2 न्यूट्रॉन, तो यहाँ हाइड्रोजन है, इसको हम बोल देंगे ट्रिटेरियम, और ये क्या है हीलियम है ना, नेमिंग इधर उधर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। नील्स बोर मॉडल ऑफ द एटम। देखिए नील्स बोर ने क्या बताया कि नील्स बोर मॉडल इन 1913 ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल। नील्स बोर ने बताया कि जो आपका एटम होता है बहुत स्मॉल होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उसमें होते हैं, और उसमें उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये सारी चीजें हमने पहले ही बता के रखा है। सराउंडेड बाय निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी एटम हो उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता है आपका, इलेक्ट्रॉन घूमता है। दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। दिस एटॉमिक मॉडल इज मोर सिमिलर टू दैट ऑफ सोलर सिस्टम। जैसे सोलर सिस्टम में सब क्या होते हैं, सन के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं, जैसे सन के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। देखिए स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। अब इसमें कई तरह के सेल होते हैं, देखिए बता रहा हूँ, बता मतलब एटम में कई तरह के सेल होते हैं, जैसे कि के सेल, के सेल, यल सेल, यम सेल, यन सेल, के यल यम यन डॉट डॉट डॉट। अब साइंटिस्ट ने बोला कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन। यल में कितने आ सकते हैं, 8। यम में 18, 32। ये क्या है, एक के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। यल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यम 8। यम में कितना आ सकता है, 18। यन में कितना आ सकता है, 32। और ये के एलिमेंट क्या है, ये पहला सेल है, फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। तो ये चीज यही बनाया गया है यहाँ पे। बीच में क्या होता है आपका, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पहले सेल को हम बोलेंगे के सेल, दूसरे सेल को बोलेंगे यल सेल, तीसरे सेल को बोलेंगे यम सेल, चौथे सेल को बोलेंगे यन सेल। समझ में आया, नीचे देखते हैं। बट इन दिस एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइडिंग अट्रैक्शन फोर्स रेदर देन ग्रेविटी फोर्स। नील्स बोर ने बताया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इसके बीच में मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ऐसा किसने बताया, नील्स बोर ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है, अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उस इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस हो रहा होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो अपनी तरफ खींचेगा। ऐसा किसने बोला, नील्स बोर ने बोला। बट इन दिस एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइडिंग अट्रैक्शन फोर्स रेदर देन ग्रेविटी फोर्स। चलते आगे देखते हैं क्या है।
देखिए प्लैंक कांस्टेंट, आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या होता है। प्लैंक कांस्टेंट का मैक्सवेल प्लैंक मैक्सिमम प्लैंक सजेस्ट, उन्होंने अपने थ्योरी जो उन्होंने दिया, एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि इट स्टेट दैट द एनर्जी ऑफ लाइट is proportional to its frequency. The energy of light is proportional to its frequency. Also showing that light exists in discrete quanta of energy. प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दिया, एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि जो लाइट होता है वो एक क्या होता है, फोटॉन के रूप में होता है। क्या होता है? फोटॉन के रूप में होता है, एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में होता है, एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में होता है, एक पैकेट के रूप में, एक बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटॉन की तरह होता है, जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था कि उस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा और वो मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड। तो प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी में यही बताया गया कि जो एनर्जी है लाइट का, वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? जो एनर्जी किसी भी लाइट का है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, और लाइट जो एग्जिस्ट करता है वो डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी के पैकेट्स के बंडल के रूप में है। कौन? लाइट। जो लाइट है वो एक पैकेट्स के रूप में है, एक बंडल के रूप में है। ये थ्योरी किसने दिया? प्लैंक कांस्टेंट ने दिया। किसने दिया? प्लैंक कांस्टेंट ने दिया। द एनर्जी E of the quantum is related to the frequency mu। उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहा? म्यू। और ये म्यू क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज्यादा अगर आपका मेटल सरफेस पे गिरता है, इंसिडेंट करा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। यहां हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू एच म्यू, जहां E क्या है? आपका एनर्जी है। E क्या है? आपका एनर्जी है। H क्या है? H को हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। और म्यू क्या है? म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। कैसा फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कैसा फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन कभी भी पूछा था कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। प्लैंक कांस्टेंट क्या था? अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लुईस डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। लुईस डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। अब ये साइंटिस्ट इन्होंने बताया कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करता है और वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। हर साइंटिस्ट का अपना अपना एक कॉन्सेप्ट था, अपना अपना एक थ्योरी था। किसी का फ्लॉप हो गया, किसी का आगे चला गया। डाल्टन ने अपना थ्योरी दिया कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बाद में इनका फेल हो गया। बाद में पता चला, साइंटिस्ट ने आके कॉन्सेप्ट दिया कि एटम्स को भी हम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सब साइंटिस्ट अपना अपना क्या, अपना अपना थ्योरी और स्टेटमेंट जारी करते हैं। देखिए लुईस डी ब्रॉगली ने मैटर वेव के कॉन्सेप्ट को दिया। क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या दिया स्टेटमेंट, जरा देखते हैं। लुईस डी ब्रॉगली 1924 में बताया कि दैट मैटर वेव्स, द मैटर हैज डुअल नेचर। उन्होंने कहा कि जो मैटर होता है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है और दूसरा वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। वही चीज यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा है कि व्हेन द मैटर इज मूविंग इट शोज द वेव प्रॉपर्टी, इट शोज द वेव प्रॉपर्टी लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन etc are associated with it, and
when it is the and when it is in the state of rest then it show a particle property। वही चीज लुइस डी ब्रॉगली, या हमको कभी कभी पूछते हैं कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, सिंपल वर्ड में समझिए कि डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि कोई भी मैटर, अब मैटर के 3 स्टेट होते हैं आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा भी आ गया है कौन सा, प्लाज्मा, पांचवा कौन सा है आपका, बोस आइंस्टीन। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो कोई भी मैटर है वो आपका, जो कोई भी मैटर है आपका वो दो तरह से बिहेव करता है। एक तो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है आपका मैटर, और दूसरा आपका वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। वेव नेचर की तरह कब बिहेव करेगा, जब वो एसोसिएट करेगा किसी दूसरे से, और जब वो रेस्ट में होगा तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा। जब वो वेव नेचर की तरह आपका लाइट, जब मैटर आपका वेव नेचर की तरह बिहेव करता है तो कई सारे प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, है ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, कई सारे इसमें होते हैं। आपका होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, उसके बाद आपका हाँ डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें। तो ब्रॉगली का सिंपल कॉन्सेप्ट था कि मैटर जो होते हैं वो दो तरह से बिहेव करते हैं, एक पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करते हैं और दूसरा आपका वेव नेचर की तरह बिहेव करते हैं। और उन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, देखिए, इट स्टेट दैट द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन is inversely proportional to its momentum, मतलब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा, वो जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोमेंटम से, उसके मोमेंटम से, या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। h इज, और p क्या है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, वेयर लैम्डा इज अ वेवलेंथ, h इज अ प्लेइंग कांस्टेंट, और p क्या है, मोमेंटम है, m क्या है, मास है, v क्या है, स्पीड है। समझ में आया। तो डी ब्रॉगली ने अपना थ्योरी, अपना कॉन्सेप्ट यही दिया कि जो भी आपका मैटर है उसके दो नेचर होते हैं, एक तो आपका पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है, दूसरा आपका जो है वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। जब आपका वो वेव नेचर की तरह बिहेव करेगा तो दो प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तरह का आपका प्रॉपर्टी शो करेगा। और जब स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा तो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा। ये कॉन्सेप्ट दिया डी ब्रॉगली ने। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होगा वो उसके मोमेंटम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब लैम्डा जो है वो मोमेंटम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये मैथमेटिकली उन्होंने ड्रा किया कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p मोमेंटम। फिर कांस्टेंट आया यहाँ पे, h क्या है आपका, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, k आएगा। k क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है हमने बताया था 6.626 10 के पावर -34 जूल पर सेकंड। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था डी ब्रॉगली का। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया था आपसे एनटीपीसी में, रेलवे एनटीपीसी में हाइजेनबर्ग के क्वेश्चन पूछा गया था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्होंने कहा इट स्टेट that the more precisely the position of particle is determined, the less precisely the momentum is known and vice versa। देखिए उन्होंने कहा इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको यहाँ होल्ड करिए। देखिए उन्होंने कहा कि इट, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, उन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोमेंटम एंड द पोजीशन साइमल्टेनियसली। देखिए सिंपल वर्ड में, यहाँ थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट लिखा हुआ है, सिंपल वर्ड में लिखिए कि उन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू
determine the momentum and position of a particle साइमल्टेनियसली। उन्होंने ये कहा, हाइजेनबर्ग ने ये सिद्धांत दिया, ये स्टेटमेंट जारी किया कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम भी और किसी भी पार्टिकल का पोजीशन भी दोनों हम एक साथ निकाल लें, ये कभी पॉसिबल नहीं है। और मैथमेटिकली उन्होंने ये ड्रा किया कि डेल्टा एक्स, देखिए डेल्टा एक्स पोजीशन को बताता है, डेल्टा पी मोमेंटम को बताता है, वो h/4 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब या तो हम पार्टिकल का पोजीशन ही बता पाएंगे या तो हम उस पार्टिकल का मोमेंटम ही बता पाएंगे, दोनों एक साथ एक टाइम हम किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन नहीं बता सकते। ऐसा किसने कहा, हाइजेनबर्ग ने कहा कि कोई भी अगर पार्टिकल है, हम दोनों में से किसी एक को ही एट अ टाइम बता सकते हैं। या तो हमसे आप मोमेंटम पूछ लीजिए तो हम मोमेंटम बता देंगे, या तो आप हमसे पोजीशन पूछ लीजिए उस पार्टिकल का तो हम पोजीशन बता देंगे। लेकिन अगर आप हमसे दोनों पूछेंगे एट अ टाइम बताने के लिए, तो दोनों ना पोजीशन बता पाएंगे ना मोमेंटम बता पाएंगे। ये सिद्धांत, ये स्टेटमेंट दिया हाइजेनबर्ग, जिसको कहा जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और मैथमेटिकली उन्होंने ड्रा किया कि डेल्टा एक्स जो पोजीशन को ड्रा करता है और डेल्टा पी मोमेंटम को ड्रा करता है, वो h/4 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। जहां डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। h क्या है, प्लेइंग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और h/4 ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आती है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.527 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। समझ में आ गया। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या था कि हम मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ कभी नहीं निकाल सकते हैं, या तो हम पोजीशन निकालेंगे या तो हम मोमेंटम निकालेंगे। अब देखिए, अगर हम पोजीशन को इंक्रीज करेंगे तो या देखिए मोमेंटम डिक्रीज करके दिखाया गया डाउन, अगर हम मोमेंटम को इंक्रीज करेंगे तो हमारा पोजीशन डिक्रीज होगा। अब क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर a total of 4 quantum number are used to describe completely the momentum and trajectory of each electron within atom। आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में किस पोजीशन पे है, किस लेवल पे है, कौन से सेल में है, इसको जानने के लिए क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी। अब आपके क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सेकंड देखते हैं, इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम एंड प्रोबेबल लोकेशन ऑफ द एटम्स इलेक्ट्रॉन। इस क्वांटम नंबर की मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हैं कि वो पी सेल में है, कि एस सेल में है, कि आपका डी सेल में है, कि एफ सेल में है। ये हम पता लगाएंगे जब हमको उसका क्वांटम नंबर मालूम होगा। तो क्वांटम नंबर की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन प्लस उसका पोजीशन, उसका लोकेशन हम निकाल सकते हैं। तीसरा, it also used to determine other characteristic of atom such as ionization energy and the atomic radius। हम क्वांटम नंबर की मदद से आयोनाइजेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल लें या इंथैल्पी बोल लें, एक ही चीज है, या एटॉमिक रेडियस। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो हमको पता लगेगा कि वो सब एस सेल में है, कि पी में है, कि डी में है, कि एफ में है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्वांटम नंबर मालूम चलने से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, मोमेंटम, उसका सब सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या क्या है, सारी चीजें को हम डिस्कवर आराम से निकाल सकते हैं, है ना।
देखिए जैसा कि आपको यहाँ पता है 1s 2s 2p। अब देखिए यस सेल ऐसे बनता है, यस। पी कैसे बनता है आपका, डंबल शेप, पी है आपका डंबल शेप। डी कैसा है आपका, डबल डंबल शेप। क्वेश्चन आता है कभी सेल पे, तो ये एस सेल ऐसे सर्कुलर बनता है। पी सेल ये है आपका पी सेल डंबल शेप। डी सेल कैसा है आपका, डबल डंबल ऐसे फूल की तरह, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन अगर क्वांटम नंबर, अच्छा एक चीज और, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से शो करते हैं, एजीमुथल को स्मॉल एल से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से हम शो करते हैं। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हमने बता दिया एन क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, यल है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, एम है। और स्पिन प्रोजेक्शन आपका क्या है, एम है। यन से हमको पता लगेगा कि आपका जो सेल है वो, आपका जो इलेक्ट्रॉन है कौन से सेल में है। अगर एन बराबर 1 है तो पहले सेल में है, एन बराबर 2 है तो दूसरे सेल में है, 3 है तो तीसरे सेल में है। यल क्या बताता है आपका, सब सेल बताता है, कौन से सब सेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में है कि एस ऑर्बिटल में है। यम क्या बताता है कि एनर्जी शिफ्ट, कितना एनर्जी शिफ्ट हुआ, मोमेंटम, उसको उसका मोमेंटम बताता है। मैं आपका कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक प्रोजेक्शन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम कौन बताता है आपका, मैग्नेटिक से। स्पिन इलेक्ट्रॉन पे 1/2 ऐसे लिखते हैं, -12 मतलब इलेक्ट्रॉन एक बार स्पिन डाउन रिवॉल्व करता है और एक बार स्पिन अप रिवॉल्व करता है। ठीक है, देखिए एस बराबर हाफ पॉजिटिव हाफ, एस बराबर नेगेटिव हाफ। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि एक बार आपका स्पिन डाउन मूवमेंट करता है इलेक्ट्रॉन और एक बार स्पिन अप मूवमेंट करता है। तो n बराबर अगर 1 है तो यल बराबर 0 होगा, n बराबर 2 है तो यल बराबर 1 होगा। मतलब कि जो यल होता है वो n-1 के कंपेरिजन में आता है ना। तो देखिए एस पी डी एफ, इसके लिए होगा n 1 2 3 4, लेकिन ये n है, यल क्या होगा 0 1 2 3, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे बताते हैं। n बताता है हमारा कौन से सेल में है, n हमारा क्या बताता है, कौन से सेल में है। यल बताता है कौन से सबसेल में है। m बताता है हमारा उसका एनर्जी शिफ्ट, उसका मोमेंटम। और m क्या बताता है, स्पिन, कैसे आपका रोटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ऑर्बिटल में। इसको हम एन एल एक्स लिखते हैं। एन क्या है आपका, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यल क्या है आपका सबसेल या जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एक्स क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, इन एनी सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2n²। किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिटरमाइन करेंगे, 2n², जहां n क्या होगा आपका क्वांटम नंबर। n बराबर 1 मतलब पहले सेल में, n बराबर 2 मतलब दूसरे सेल में, n बराबर 3 मतलब तीसरे सेल में। तो किसी भी सेल में नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी लिख लीजिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हम पढ़ाएं, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। क्वेश्चन रिपीटेड है एनटीपीसी में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सबसेल 2n², जहां n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तीसरे में 8 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं, चौथे में 32 आ सकते हैं। समझ में आया। तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है। पाउली एक्सक्लूजन क्या था, पाउली एक्सक्लूजन क्या है देखिए, it states that in an atom or a molecule no two electron can have the same 4 electronic configuration quantum number, as an orbital can contain maximum only 2 electron. The 2 electron must have opposite spin. This means if one is assigned an up spin, other must be down. उन्होंने कहा कि पाउली ने कहा कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा, पहले s में फिल होगा, उसके बाद जब
कंप्लीटली सिंगल सिंगल फिल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, मतलब ये प्लस ये ऐसे, इसका मतलब है कि एक बार प्लस हाफ एक बार माइनस हाफ। तो एक बार जब पूरा फिल हो जाएगा कंप्लीटली, एक क्लॉकवाइज आपका जब तक क्लॉकवाइज नहीं फिल होगा तब तक एंटी क्लॉकवाइज को हम नहीं फिल करेंगे। समझ में आया? वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल है द सेम फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर, फॉर एग्जांपल m बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0 फॉर फर्स्ट सेल। टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव दोज मेंबर्स सो दैट स्पिन मोमेंटम मस्ट बी आइदर ms बराबर माइनस हाफ, वही स्पिन मोमेंटम 1/2 प्लस हाफ माइनस हाफ। ठीक है। हुंड रूल ने क्या बताया? हुंड रूल ने ये बताया, हुंड रूल क्या होता है, हुंड रूल एंड अबाउ प्रिंसिपल। हुंड रूल एंड अबाउ प्रिंसिपल, it states that every orbital in a subcell is a single occupied before any orbital is doubly occupied. All of the electron is singly occupied orbital has the same spin. मान लीजिए ये d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भरेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर हम क्या भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 6 7 8 9 10। तो हुंड ने यही कहा कि जब तक हम सिंगल सिंगल क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं फिल कर लेंगे किसी सेल में, तब तक हम एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करेंगे। अबाउ ने क्या कहा, अबाउ प्रिंसिपल में क्या है, इट स्टेट दैट नो टू fermionion in an atom can have the same set of quantum number, hence they have to pile up or build up into higher energy level. It means electron are added to orbital as proton are added to atom. अबाउ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी दो एटम का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है। डायरेक्ट बस इतना ही आपको अबाउ प्रिंसिपल पूछेगा कि क्या होता है, तो उन्होंने यही कहा कि किसी भी एटम का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है। हुंड में क्या कहा, हुंड ने कहा कि किसी भी सेल में जब तक हम क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर लेंगे तब तक हम एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, क्योंकि सब सेल का अपना अपना क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है। तो जितना भी चीज अभी हमने यहाँ पे पढ़ाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुंड रूल क्या है, अबाउ प्रिंसिपल क्या है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो चीज हमने आपको बताया है उसको रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, अपने गोल की तरफ टारगेट रहिए। थैंक यू। मैट्रिक्स डिजिटल की तरफ से आपको वेरी वेरी थैंक यू।